Hello students, we are actually discussing dual nature of light या dual nature of radiation. Dual nature of radiation. हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है रदरफोर्ड के लिमिटेशंस जो थे, उनके जो एटॉमिक मॉडल था उसमें जो लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने पहले ही कहा है कि बोर्स के मॉडल तक पहुंचने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें से एक कंसेप्ट है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और जब हम रेडिएशन के डुअल नेचर की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये दो तरह से बिहेव करता है, इसका वेव नेचर भी आता है और इसका पार्टिकल नेचर भी आता है, राइट। और जो वेव नेचर है इसको हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, और हमने कौन सी थ्योरी की बात करी थी? वेव थ्योरी की बात करी थी। And in the last class we have learned that energy transmit from one body to another in the form of waves with a velocity of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी वही वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी होती है, राइट। एंड वी हैव ऑल्सो डन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ वेव। वेव थ्योरी में हमने वेव के सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, लाइक क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको याद हो, हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था जिसमें अलग अलग टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे, और उसको स्पेक्ट्रम को हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास वेव्स थी, कॉस्मिक वेव्स, एक्स रेस की बात करी थी, गामा रेस थी, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, रेडियो वेव्स। तो ये सारे के सारे जो हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब आज की क्लास में we will move on to particle nature of light या particle nature of radiation, and who talks about this for the very first time, and the name of scientist is Max Planck। सबसे पहले किसने बात करी? तो हमारे पास एक बहुत ही रिनाउंड नाम है मैक्स प्लैंक, जिन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी थी। और ऑब्वियसली बात है, ये साइंटिस्ट किस तरह से बात करते हैं? ये थ्योरी के फॉर्म में बात करते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहलाती है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्स प्लैंक। और जब थ्योरी है तो उसमें हमारे कुछ पोस्टुलेट्स भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर ये बात करें कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस को समझने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसे कौन से फिनोमेना थे जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, या वेव थ्योरी वहाँ पे फेल हो रही थी। तो वेव थ्योरी जो है, जब हम लाइट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, राइट। तो जो वेव थ्योरी थी ये सारे फिनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन हमारे पास कुछ और भी फिनोमेना हैं, जिसमें से पॉपुलर फिनोमेना की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आप लोग क्लास 11th में हो, ऐसा तो नहीं है आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हमें पढ़ना भी है डिटेल में, और आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। अभी से ही मैं बता देती हूँ आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें पढ़ना है। तो ये जो फिनोमेना थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे फिनोमेना जो है वो वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया प्लैंक का कंसेप्ट, या फिर प्लैंक की थ्योरी 1901, यानी 1901 में मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। और एज आई टोल्ड यू, इस थ्योरी का क्या नाम है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम या क्वांटा की बात होगी, ठीक है। और बाद में फर्दर आइंस्टीन ने भी इसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी थी, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, हम पहले वो पोस्टुलेट ही वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर रेडिएशन इस पॉइंट से यहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो हम ये कहते हैं कि ये फिर ऐसे प्रोपेगेट करता है, जो वेव है वो प्रोपेगेट करती है, राइट। कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करेगी, यानी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, इधर की तरफ ये प्रोपेगेट कर रही है। तो जब लाइट प्रोपेगेट करती है तो ये जो प्रोपेगेट करती है ये फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स करती है। बेसिकली जो लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड क्वांटम,
ठीक है। एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स या बंडल्स होते हैं। तो जो पैकेट्स हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम। दो वर्ड आते हैं, एक क्वांटा और एक क्वांटम। क्वांटा प्लूरल है और क्वांटम सिंगल है, यानी अगर हम सिंगल एनर्जी पैकेट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्वांटम, और बहुत सारे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा क्वांटा। क्वांटा प्लूरल है। तो जो ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है इन्हीं को ही हम बोल रहे हैं क्वांटम। तो ये जो लाइट है इसमें ये ऐसे इस तरह से आप कह सकते हो ये स्मॉल पैकेट्स है या फिर क्वांटम प्रेजेंट है, ठीक है। और यही अगर हम लाइट की बात करें, ठीक है, तो ये जो क्वांटम होंगे लाइट के लिए क्या हो जाएंगे, फोटॉन्स, ठीक है। लाइट के केस के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोटॉन्स। आपको पता है लाइट में कौन से पार्टिकल्स हम बात करते हैं, तो फोटॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट या पॉइंट दिया था वो यही था कि अगर कोई एक बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, वो एमिट कर रही है अगर रेडिएशन, ठीक है, तो वो कभी भी रेडिएशंस को कंटिन्यूसली एमिट नहीं करती है, वो क्या करती है, डिसकंटिन्यूसली एमिट करती है। अ हॉट बॉडी एमिट्स रेडिएंट एनर्जी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। ये उनकी थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था, राइट। और रदरफोर्ड ने के जब हम मॉडल की बात करते हैं तो जब हम उसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, इनफैक्ट तो उसमें पहला ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट होती है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो स्पेक्ट्रा बन के आना चाहिए किसी भी एटम का वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली स्पेक्ट्रा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। वो पॉइंट जब बोर सॉल्व करेंगे तो वो यहीं से ओरिजिनेट होगा कि जब भी एक हॉट बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है तो वो क्या होता है, कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। तो द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज वेल बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। ये उनकी थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है जिसको हम लिख लेते हैं। So here's the first postulate of quantum theory of radiation, that the energy emitted or absorbed by a body is not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum, and in case of light the smallest packet of energy is called photon। और जनरल केस में हम उसे क्या बोलेंगे, हम क्वांटम बोलेंगे। तो ये तो पहला पोस्टुलेट हो गया। अब जो सेकंड पोस्टुलेट है वो एसोसिएट करता है जो क्वांटम के साथ एनर्जी है एसोसिएटेड है, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ। तो उन्होंने कहा सेकेंड जो पोस्टुलेट उनका ये था कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है, लिख लेते हैं इसको भी, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते थे। और आपसे कभी भी थ्योरी के पोस्टुलेट नहीं पूछे जाते हैं, आपसे अगेन क्या पूछा जाएगा, इस पे बेस न्यूमेरिकल। तो सेकेंड पोस्टुलेट है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम, वैसे भी क्वांटम सिंगुलर ही है, ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंबल बना लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिसको हमने नू से रिप्रेजेंट किया था, अगर आपको याद हो जब वेव थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नू। और फिर प्लैंक ने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए और इक्वल का साइन लाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया एच, E इज इक्वल टू एच न्यू, और इस एच को उन्होंने बोला अपने ही नाम पे, उन्होंने इस कांस्टेंट को नाम दिया, एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होनी है, और इसकी वैल्यू जो आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ब पर सेकेंड। अगर हम यूनिट ले रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है, तो ये वैल्यू आ गई एच की। तो ये उनकी थ्योरी का सेकेंड पॉइंट था, ठीक है। अब उन्होंने एक और पोस्टुलेट दिया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटम। यानी जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, कैन बी आइदर, वो क्या होगी, या तो वन क्वांटम होगी या फिर कोई होल नंबर मल्टीपल में होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो हमने जो यहाँ पे लिखा था पोस्टुलेट E इज इक्वल टू एच नू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू एन एच नू, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, हियर n इज नंबर ऑफ
क्वांटा कह सकते हैं, और अगर फोटोन का केस है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एक होल नंबर होगा, तो n की वैल्यू क्या होंगी हमेशा 1 2 3 4, इसमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, होल नंबर मल्टीपल्स ही आएंगे h न्यू के। ठीक है, जैसे 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इस तरह से nh न्यू तक हमारे। अब न्यू को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH और C बाई लैम्डा। तो एक ये फॉर्मूला आपका हो गया और दूसरा आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है जो प्लैंक्स थ्योरी से आपके पास आ रहे हैं। E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, या फिर E इज इक्वल टू H नो, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। So now we know that any formula is incomplete without application. So we will solve one numerical problem based on this formula, E is equal to hc by lambda, जिसमें E क्या है एनर्जी, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमने ले लिया, और लैम्डा हमें प्रोवाइडेड होगा, यानी वेवलेंथ हमको प्रोवाइडेड होगी। तो पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो फोटोन ऑफ लाइट की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी निकालना है, ई निकालना है। ठीक है, और लैम्डा गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे जो हमने अभी ऊपर लिखा था, एस सी बाई लैम्डा। अब इसमें हमें सिंपली वैल्यूज पुट करना है, तो वैल्यूज पुट करने में एच की वैल्यू रख दीजिए 6.624 × 10⁻27 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट रख दीजिए 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई जो लैम्डा हमने यहाँ पे लिया है वो है 6000, जो गिवन है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6000 एंगस्ट्रॉम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में ली है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ली है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 6000, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, ये हमने लिख लिया, या फिर ये हो सकता था 6 × 10⁻5 हो सकता था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अब इसको देखिए, आपको टाइम सेव करने के लिए कैसे सॉल्व करना है, जो वैल्यूज़ हमने पुट करी हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट हमने लिया है 6.624, अर्ग सेकेंड में दे रखा था वो हमने पुट कर लिया, और 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 18 समथिंग है, हम इसे राउंड ऑफ करके, वैसे तो 19.9 वैल्यू आती है जब हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सिर्फ राउंड ऑफ करके 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, 3 6 18 और 1 बढ़ा दिया आपने 19 कर दिया। एक्चुअल अगर लिखेंगे तो 19.9 है, तो आप इस वैल्यू को याद रखिए, तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इंटू 10⁻- क्या आ जाएगा, यहाँ पे -27 है और ये है 10, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -17, और नीचे हमारे पास क्या था 6 था, इंटू 10⁻³ था, इंटू 10⁻8 था, तो नीचे क्या बचेगा 10⁻5, 3 और 8 में से हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैलकुलेशन कैसे किया है, अपॉन 6 इंटू 10⁻5, तो डिनोमिनेटर में 10⁻5 है, जब ये ऊपर आएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो दिस विल बिकम दिस -17 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 डिवाइडेड बाई 6, राइट, ये आ गया। अब इंटू जो हमारा आना है वो 10⁻12 तो आना ही आना है, और हमें क्या करना है 19 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना 3 6 18 करीब होता है, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻2, और यूनिट क्या आएगी, अर्ग आएगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी जो रह गई, कि जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है ये अर्ग सेकेंड इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये जो अर्ग सेकेंड यूनिट होती है ये होती है CGS सिस्टम में, CGS इन CGS सिस्टम में हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं इतनी, और अर्ग सेकेंड में, और CGS क्या है, यहाँ पे C इज़ फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की बात हुई है, इसलिए जो हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट भी यहाँ पे ली है वो हमने किस में ली है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमने ली थी इसको। ठीक है, और जो वेवलेंथ थी उसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही लिखा है, तो सेंटीमीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, अर्ग बचेगा। यहाँ अर्ग सेकेंड था ना, तो सेकेंड भी कैंसिल हो गए, अर्ग में आंसर निकला इतनी एनर्जी आ रही है। एक और प्रॉब्लम करते हैं,
जिसमें हम h की वैल्यू SI यूनिट में लेके चलेंगे और SI यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे. लेट्स रीड द सेकेंड प्रॉब्लम. Find the number of quanta of radiations of frequency this much that must be absorbed in order to melt 5 gram of ice. Number of quanta निकालने. The energy required to melt 1 gram of ice is this much. और जूल में दे रखा है. ठीक है. अब नंबर 1 कौन सा फॉर्मूला लगना है. हमने दो थ्योरीज पढ़ी, एक वेव थ्योरी, एक प्लैंक्स थ्योरी. तो यहाँ क्वांटा ऑफ रेडिएशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्लैंक्स थ्योरी का फॉर्मूला लिखना है. इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा की बात होनी है. अब देखिए यहाँ पे जो h दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफर कर रही है. ऊपर क्या था 6.624 इंटू 10⁻27. अभी 6.62 तो है लेकिन 10⁻34 है और क्या है, ये है जूल सेकेंड. तो ये जो यूनिट होती है ये होती है SI में होती है, इसकी SI यूनिट है. SI का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम है इंटरनेशनल बोलते हैं हम. तो SI में इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे जो एनर्जी दे रखी है 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए वो जूल में दे रखी है. राइट. तो हमने यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट लिया है वो भी हमने जूल सेकेंड में लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो हमें किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को. हमें तो एनर्जी दे रखी है 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि 5 ग्राम आइस अगर हमारे पास है तो उसको मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, पहला तो ये स्टेप आएगा. दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि जो एक क्वांटम है उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है. हमने कहा h न्यू एसोसिएटेड होती है. ठीक है, तो हम एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 क्वांटा निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उसको हम 1 क्वांटा के लिए जितनी एनर्जी एसोसिएटेड है उससे डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएंगे हमें नंबर ऑफ क्वांटा. बिल्कुल सिंपल सा है. तो सबसे पहला स्टेप, हम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस. अब ये सिंपल यूनिटरी मेथड से निकल आएगा. ठीक है, कि 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए है 333, तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा 5 इंटू 333. ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1665. और यूनिट किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि जूल में ये वैल्यू हमने ली थी. एनर्जी आ गई है हमारे पास 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए. अब हम 1 क्वांटम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, एनर्जी एसोसिएटेड with 1 क्वांटम, उसको हमने फॉर्मूला से सीखा है. n इज इक्वल टू h नहीं होता, n की वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ h नहीं. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, h कितना है 6.62 इंटू 10⁻34. राइट. और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, यस है हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइडेड है 4.67 इंटू 10⁻13. इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें अपना आंसर लिखना होगा. ठीक है, 34 माइनस में है, 13 इधर है. आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. जब ये वैल्यूज़ इस तरह से होती हैं तो यू नो एक माइनस में एक प्लस में, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है. जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे नेगेटिव बड़ा है, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा और कितना आएगा 21. और बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.6 और इसको, तो 4 6 24 होता है. हम करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है. आंसर इज 30.91 इंटू 10⁻21. ये आंसर हमारा आया. अब यूनिट क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली बात है यूनिट इसकी होगी जूल. जूल में निकली एनर्जी है. ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है हमें टू मेल्ट. ये थर्ड स्टेप हमारा होगा. नंबर ऑफ क्वांटा टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस. कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है कि जितनी एनर्जी हमारे पास है 5 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट कराने के लिए, उसमें कितने क्वांटा होंगे उसको हम, जितनी एनर्जी एसोसिएटेड है 1 क्वांटम के साथ, उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 30.91 इंटू 10⁻21. इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं और ये आंसर हमारा आ रहा है 5.38 इंटू 10⁻22. दिस इज द आंसर. ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वांटा निकले हैं. अब नंबर ऑफ क्वांटा निकले हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि एक नंबर है. इतने क्वांटा जो हैं वो प्रेजेंट होंगे जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस.
ठीक है, टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस। तो इतने क्वांटा ऑफ रेडिएशंस हमें चाहिए होंगे जस्ट टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस। तो हमने दो कंसेप्ट समझ लिए, मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें दो थ्योरीज या दो कंसेप्ट समझ लिए। एक हमने वेव थ्योरी समझ ली कि जो रेडिएशंस हैं उनका वेव नेचर होता है, और दूसरा हमने उसका पार्टिकल नेचर समझ लिया जो मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था कि जब भी लाइट प्रोपेगेट होती है तो उसमें छोटे छोटे से एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं, और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दे दी E=sc/λ। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।